साथ आयुषी राणा। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम हिस्ट्री में नया टॉपिक लेकर आए हैं, गुप्त साम्राज्य। आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना किसने की और कौन कौन जो है इसमें शासक हुए हैं। ओवरऑल जो है गुप्त साम्राज्य आज कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी जो नोट्स बुक पेन वगैरह उठा लीजिए और साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि ये जो गुप्त साम्राज्य से हमारे बहुत क्वेश्चन पुट अप होते हैं एग्जाम में। मतलब एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आ ही जाता है आपका गुप्त साम्राज्य से, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत ज्यादा कंसेंट्रेट करना और साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करते हुए चलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं। गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ है फ्रेंड्स वो 3री शताब्दी में हुआ है और प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ है। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लिख लीजिए कौन सा टॉपिक करने वाला है, गुप्त साम्राज्य। उदय कहाँ हुआ फ्रेंड्स इसका? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। प्रयाग के निकट कौशाम्बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो फ्रेंड्स गुप्त साम्राज्य का संस्थापक रहे हैं श्रीगुप्त। कौन रहे फ्रेंड्स? श्रीगुप्त रहे। और ये कब गद्दी पर बैठे थे? तो ये गद्दी पर बैठे थे 240 ईस्वी में। और कब तक बैठे? 280 ईस्वी तक बैठे हैं। 240 से लेकर 280 तक। श्रीगुप्त कौन हुए फ्रेंड्स? संस्थापक श्रीगुप्त हुए हैं। और कब जो है कब से कब तक बैठे? 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक जो है ये गद्दी पर बैठे। ठीक है फ्रेंड्स, 240 से लेकर 280 ईस्वी तक जो है फ्रेंड्स ये गद्दी पर बैठे। और इसके बाद हम आते हैं कि इनका उत्तराधिकारी कौन है। तो फ्रेंड्स श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ है घटोत्कच। ये बैठा है 280 से लेकर 320 ईस्वी तक। श्रीगुप्त का वो कौन हुआ है उत्तराधिकारी? तो फ्रेंड्स वो हुआ है घटोत्कच। उत्तराधिकारी घटोत्कच। ठीक है फ्रेंड्स, ये कब से कब तक बैठा गद्दी पे? तो ये 280 से लेके 320 ईस्वी तक बैठा। इसके बाद हम नेक्स्ट फ्रेंड्स आते हैं कि मतलब जो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है फ्रेंड्स? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। यह जो है 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और जो ये घटोत्कच के उत्तराधिकारी थे। किसके उत्तराधिकारी थे फ्रेंड्स? ये घटोत्कच के उत्तराधिकारी थे। कब बैठे गद्दी पर? तो ये गद्दी पर बैठे 320 ईस्वी पर। ठीक है फ्रेंड्स, घटोत्कच के बाद गद्दी पर कौन बैठे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी तक। और कब तक बैठे? तो फ्रेंड्स ये बैठे 335 ईस्वी तक जो है ये गद्दी पर बैठे। 335। वास्तविक संस्थापक इनको ही माना जाता है गुप्त वंश का। वास्तविक संस्थापक। तो फ्रेंड्स वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है गुप्त साम्राज्य का? तो वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ये गद्दी पर बैठे 320 ईस्वी में और कब तक रहे? 335 ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहे। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो थे समुद्रगुप्त। कौन थे फ्रेंड्स चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी? तो वो थे चंद्रगुप्त। सबसे पहले जो हम इसमें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे। इनकी शादी किससे हुई थी? तो फ्रेंड्स इनकी शादी जो है वो लिच्छवी नरेश कुमार देवी से हुई थी। किससे हुई थी? लिच्छवी नरेश की बहन या फिर लिच्छवी राजकुमारी जो है कुमार देवी से हुआ इनकी शादी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से जो है इनकी शादी हुई थी। किससे हुई थी फ्रेंड्स? लिच्छवी
राजकुमारी कुमार देवी से जो है चंद्रगुप्त प्रथम की शादी हुई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसकी की फ्रेंड्स? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर 320 ईस्वी में जो है गुप्त संवत चलाया। सबसे पहला आता है कि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ओके फ्रेंड्स, किसकी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की। उसके बाद आता है 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत चलाया। कब चला फ्रेंड्स? 319 से लेकर 320 ईस्वी में जो है इन्होंने गुप्त संवत चलाया और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने शादी की और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ है? तो फ्रेंड्स वो हुए हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। कब बैठे फ्रेंड्स? 335 ईस्वी में जो है राजगद्दी पर बैठे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। ओके फ्रेंड्स, कब बैठे? 335 ईस्वी में जो है समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठे। इसके बाद जो आते हैं, समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 और दक्षिणाव्रत के 12 राजाओं को पराजित किया। इसीलिए जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कितने फ्रेंड्स? तो 9 तो जो है आर्यव्रत और 12 दक्षिणाव्रत के राजाओं को पराजित किया। नौ आर्यव्रत और 12 दक्षिणाव्रत के राजाओं को पराजित किया। ठीक है फ्रेंड्स, और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, समुद्रगुप्त की उपाधि कौन कौन सी रही है? तो समुद्रगुप्त ने जो है 3 उपाधियां धारण की। एक तो है अश्वमेधकर्ता, कविराज और विक्रमक। किस किस की उपाधि धारण की फ्रेंड्स? इसने विक्रमक की, और एक जो कविराज की, और तीसरी जो है अश्वकर्ता। किसकी फ्रेंड्स? अश्वमेधकर्ता, कविराज और विक्रमक की उपाधि धारण की है समुद्रगुप्त ने। अश्वमेधकर्ता, कविराज और विक्रमार्क। किसके फ्रेंड्स? कविराज और विक्रमांक की उपाधियां जो है इन्होंने धारण की है। ये समुद्रगुप्त की जो है 3 उपाधियां हैं, अश्वमेधकर्ता, कविराज और विक्रमांक। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं इसको रफ कर दूंगी। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट आते हैं समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि
दरबारी कवि, तो कौन था फ्रेंड्स? वो हरिसेन। इसने जो है प्रयाग स्तंभ लेख पर लेख लिखवाए। कहीं पर लिखवाए फ्रेंड्स? प्रयाग स्तंभ लेख पर जो है इसने लेख लिखवाए, और प्रयाग स्तंभ लेख पर जो लेख लिखवाए उसे जो है वो इलाहाबाद स्तंभ लेख भी बोला जाता है। क्या कहला जाता है फ्रेंड्स? उसको इलाहाबाद का स्तंभ लेख भी कहते हैं। और जो प्रयाग स्तंभ लेख था उसका संबंध अनेक राजाओं से था। हरिसेन ने प्रयाग स्तंभ लेख पर प्रयाग स्तंभ लेख पर लेख लिखवाए। इसको जो फ्रेंड्स इलाहाबाद का स्तंभ लेख भी कहा जाता है। स्तंभ लेख भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं जो ये स्तंभ लेख था, प्रयाग स्तंभ लेख, ये जो है चंपू शैली से संबंधित रहा, या फिर कह सकते हैं ये चंपू शैली का स्तंभ लेख था। चंपू शैली का स्तंभ लेख था। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट आते हैं कि जो समुद्रगुप्त की 3 नीतियां थी, कितनी थी फ्रेंड्स? समुद्रगुप्त की 3 नीतियां थी, मोक्ष, ग्रहण और अनुग्रह। समुद्रगुप्त की 3 नीतियां थी। थी। तो फर्स्ट थी मोक्ष, सेकंड थी ग्रहण, एंड द लास्ट वन इज अनुग्रह। अनुग्रह। ओके फ्रेंड्स, इसकी 3 नीतियां थी, मोक्ष, ग्रहण और अनुग्रह। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? संगीत प्रेमी कहा जाता है। इसने जो है सिक्का पर वीणा बजाते हुए किसी राजा के फोटो लगवाते, कह सकते हैं कि अपने भी लगवाए थे, जो मतलब कि सिक्के मिले हैं वीणा बजाते हुए किसी राजा के सिक्के, वो जो है समुद्रगुप्त के थे। समुद्रगुप्त को वीणा, और ये वीणा बजाते थे। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी भी कहा जाता है। संगीत प्रेमी कहा जाता है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए राजा का चित्र अंकित है। राजा का चित्र अंकित है। ओके फ्रेंड्स, इतिहास में जो है 3 राजा ऐसे हुए हैं जो मतलब कि जिनका नाम संगीत से के साथ जोड़ा गया है फ्रेंड्स। तो वो कौन कौन हुआ है? एक तो हुआ है समुद्रगुप्त, एक हुआ है अकबर, और तीसरा हुआ है औरंगजेब। समुद्रगुप्त तो वीणा बजाता था, अकबर नगारा बजाता था, और औरंगजेब भी जो है फ्रेंड्स वो वीणा ही बजाता था। ठीक है, अकबर, औरंगजेब और समुद्रगुप्त। इतिहास में 3 राजा ऐसे हुए हैं। इतिहास में 3 राजा ऐसे हुए हैं जिनका नाम संगीत से जोड़ा गया, जिनका नाम संगीत से जोड़ा
गया। तो फ्रेंड्स वो कौन कौन से हुए, एक तो हुआ है समुद्रगुप्त, दूसरे हुए फ्रेंड्स अकबर, और तीसरे हुए हैं औरंगजेब। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ है। कौन हुआ है? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त सेकंड हुआ है, जो 380 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा। ओके, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ओके फ्रेंड्स, एक बार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। इसलिए जो है इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। एक फ्रेंड्स, चीनी का जो है बौद्ध यात्री जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। कौन, क्या नाम था? तो उसका नाम था फ्रेंड्स फाह्यान। चीनी बौद्ध यात्री जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। क्या नाम है फ्रेंड्स उसका? फाह्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन में फुटअप हो सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसके ऊपर। चीनी बौद्ध यात्री चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो है 9 रत्न रहते थे। कौन रहते थे फ्रेंड्स? 9 रत्न रहते थे। हम जो इंपॉर्टेंट उनके बारे में बातें जो है पढ़ेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में पुटअप हो सकती है। सब कुछ नहीं पढ़ेंगे हम। ओके, सबको पर विजय के उपलक्ष्य में जो है इसने चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। कौन से फ्रेंड्स? चांदी के। सको पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे। चांदी के सिक्के चलवाए थे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो 9 रत्न रहते थे उनमें से जो मेन है वो है आर्यभट्ट, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त और बाहिरमीर। कौन कौन से है फ्रेंड्स? आर्यभट्ट, धनवंतरी और ब्रह्मगुप्त और बाहिरमीर।
आर्यभट्ट ने जो है सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये बात किसने बताई थी? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो फ्रेंड्स वो रहते थे चंद्रगुप्त सेकंड के। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन हुआ है? तो चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुए हैं, जिनका कार्यकाल 415 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक था। कुमारगुप्त की मुद्रा मयूर आकृति की थी। कैसे थी फ्रेंड्स? मयूर आकृति की। लिख लेते हैं हम ये बात। चंद्रगुप्त सेकंड के उत्तराधिकारी कौन हुए फ्रेंड्स? कुमारगुप्त। ये कब से कब तक गद्दी पर बैठे? तो ये 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक जो है ये गद्दी पर रहे। और इनकी मुद्रा कैसी थी? मयूर आकृति की। मयूर आकृति। ये क्या फ्रेंड्स? मुद्रा है इनकी। इसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले अगर आप लिखना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नौरत्न कौन कौन से थे, तो फ्रेंड्स मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। एक तो थे बेताल भद्र, ये जो है जादूगर थे। और धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेद से संबंधित थे, उन्होंने जो है आयुर्वेदिक की पुस्तक लिखी है। और एक जो है कालिदास थे, वो जो है नाटककार या फिर काव्यकार भी थे। इसे भारत का जो कालिदास है उसे शेक्सपियर भी कहा जाता है भारत का। अमर सिंह जो थे वो शब्दकोश रचनाकार थे, इसने अमरकोश शब्दावली वाली पुस्तक लिखी है। इसके बाद आता है वाराहमीर। वाराहमीर जो थे फ्रेंड्स वो ज्योतिष विज्ञान से संबंधित थे। और जो ये वरुचि थे ये व्याकरण से संबंधित थे। वरुचि किससे संबंधित थे? तो फ्रेंड्स वो व्याकरण से संबंधित थे। और शंकु जो है वो वास्तुकला से संबंधित थे। शिल्प शास्त्र पुस्तक जो है वो शंकु ने लिखी है। ओके फ्रेंड्स। और जो ये आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री या फिर गणितज्ञ थे। और जो लास्ट थे वो थे शणक, उन्होंने जो है ज्योतिष विद्या से संबंधित थे, इसलिए इन्होंने जो है ज्योतिष शास्त्र लिखा है। क्या लिखा फ्रेंड्स? ज्योतिष शास्त्र जो है वो शणक ने लिखा है। ओके फ्रेंड्स, ये जो है 9 रत्न थे चंद्रगुप्त सेकंड के जो दरबार में रहते थे। अब हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है चंद्रगुप्त सेकंड के उत्तराधिकारी, तो वो हुए हैं कुमारगुप्त। ये 415 से लेकर 454 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे हैं। और इनकी मुद्रा कैसी थी? तो फ्रेंड्स वो मयूर आकृति वाली इनकी मुद्रा थी। ओके। इसके बाद आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया है। क्या कहा गया फ्रेंड्स? भारत में जो है इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया है। ओके। इसके बाद हम आते हैं कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो फ्रेंड्स वो स्कंदगुप्त था। इनके बारे में जो है फ्रेंड्स हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना सब कुछ जो है बहुत हो गया। आप एक बार इसके जो है वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू।